हेलो फार्मा एस्पिरेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर के पैथोफिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी 2 मार्क्स में, जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। तो अभी तक देखिए ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं। लगभग मैंने फर्स्ट पार्ट में आपके 13 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। अब नेक्स्ट पार्ट आज स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसमें देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंटरल्यूकिन इन इन्फ्लामेशन प्रोसेस। इन्फ्लामेशन प्रोसेस में इंटरल्यूकिन का क्या काम है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए क्या लिखा है, इंटरल्यूकिन प्ले अ क्रूशियल रोल इन इन्फ्लामेशन बाय एक्टिंग एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दैट रेगुलेट इम्यून रिस्पॉन्सेस। मीन्स इंटरल्यूकिन मोस्टली जो इंटरल्यूकिन है ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है, आपके इम्यून सिस्टम से। मीन्स जो आपकी इम्यून सिस्टम है वहाँ से इंटरल्यूकिन रिलीज़ होता है। ये एज अ सिग्नल की तरह काम करता है, सिग्नल की तरह काम करता है। मीन्स यहाँ पे क्या करेगा कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी इम्यून सिस्टम है वहाँ से इंटरल्यूकिन रिलीज़ होगा, और वहाँ से रिलीज़ होने के बाद ये क्या करता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करता है। तो ये दोनों तरह से काम करता है। प्रो इन्फ्लामेटरी मीन्स यहाँ पे ये इन्फ्लामेशन कराने का भी काम करेगा, और दूसरी चीज़ है एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह भी ये काम करता है। मीन्स जो इन्फ्लामेशन हो गया उसको सही करने का भी काम इंटरल्यूकिन करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द कॉजेज़ ऑफ रूमेटाइड अर्थराइटिस। रूमेटाइड अर्थराइटिस के क्या कॉज है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए क्या है, द स्पेसिफिक कॉज ऑफ रूमेटाइड अर्थराइटिस इज़ नॉट नोन। जो स्पेसिफिक कॉज है वो तो हमें नहीं पता है, बट इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़। ये जो रूमेटाइड अर्थराइटिस है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जो कि ट्रिगर होता है किस रीज़न से आता है। पहली चीज़ है कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। कुछ जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जैसे कि स्मोकिंग और कुछ सर्टेन इन्फेक्शन। इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से आपको रूमेटाइड अर्थराइटिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गिव द कॉस्टिव एजेंट ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी का कॉस्टिव एजेंट क्या है, देखिए माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री है ये एक तरीके का बैक्टीरिया है। यही बैक्टीरिया लेप्रोसी को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राइट ए नोट ऑन फोलिक एसिड डिफिशियंसी डिसऑर्डर। फोलिक एसिड की डिफिशियंसी से कौन सा डिसऑर्डर होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो फोलिक एसिड को विटामिन B9 भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, फोलिक एसिड डिफिशियंसी इज़ अ डिसऑर्डर कॉज बाय द इनएडिक्वेट लेवल ऑफ फोलेट विटामिन B9। ठीक, जो कि आपके बॉडी में होता है। मीन्स विटामिन B9 की जब कमी हो जाती है तो इस रीज़न से फोलिक एसिड डिफिशियंसी डिसऑर्डर हो जाता है। देखिए आगे क्या लिखा है, विच इज एसेंशियल फॉर मेकिंग DNA एंड RBC। जो आपका फोलिक एसिड है वो आपके RBC, मेनली RBC के लिए एसेंशियल होते हैं, लेकिन जब इनकी कमी हो जाती है तो एनीमिया और कुछ अब नॉर्मल RBCs का फॉर्मेशन होने लगता है। इसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, डिफाइन एट्रोफी। एट्रोफी क्या है, देखिए क्या लिखा है, एट्रोफी इज़ डिफाइंड एज द प्रोग्रेसिव श्रिंकिंग इन सेल टिश्यूज़ और ऑर्गन दैट रिजल्ट इन ए डिक्रीज इन दियर साइज एंड फंक्शन। मीन्स एट्रोफी में क्या होता है, जो नॉर्मल साइज़ होती है सेल की, वो जो सेल की जो नॉर्मल साइज़ है यहाँ पे सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ने की वजह से जो उसकी साइज़ है वो कम हो जाती है। कम होने की वजह से यहाँ पे जो फंक्शन होता है सेल का, जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो भी अल्टर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डिफाइन एसिडोसिस। एसिडोसिस क्या है, एसिडोसिस इज अ कंडीशन इन विच देयर इज़ ए एक्सेस ऑफ एसिड इन द बॉडी फ्लूइड। मीन्स आपके बॉडी फ्लूइड में जब एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है तो वो कहलाता है एसिडोसिस। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपके ब्लड का pH है वो डिक्रीज़ होने लगता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, राइट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। पैथोफिजियोलॉजी कैसे होता है इसके बारे में आप पैथोफिजियोलॉजी एंजाइना पेक्टोरिस का क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए क्या है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस इज़ एन इम्बैलेंस बिटवीन द हार्ट ऑक्सीजन सप्लाई एंड इट्स डिमांड। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एंजाइना पेक्टोरिस में यहाँ पे क्या हो गया है, इम्बैलेंस हो गया है। किस में इम्बैलेंस हो गया है, हार्ट मीन्स ऑक्सीजन का जो डिमांड है, जितना ऑक्सीजन हमें चाहिए हार्ट के पास में, मीन्स जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो हार्ट के पास में उतनी मात्रा सफिशिएंट मात्रा में नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जा रहा है,
आपको चेस्ट में पेन देखने को मिलता है। ये जो कंडीशन है ये मेनली इस्चीमिया की वजह से आती है। इस्चीमिया क्या है, जब क्या होता है कि आपके ब्लड वेसल्स में कहीं पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉटिंग हो गया जिसकी वजह से ब्लड फ्लो में रेस्ट्रिक्शन आया, सही मात्रा में सफिशिएंट मात्रा में आपका ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है। जब सही मात्रा में ब्लड फ्लो नहीं होगा तो ऑक्सीजन आपके हार्ट तक नहीं पहुँचेगा और हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो आपको ये कंडीशन एंजाइना पेक्टोरिस को देखने की मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिफाइन अस्थमा। अस्थमा क्या है उसके बारे में डिफिनेशन, मीन्स आपको डिफिनेशन इसके बारे में लिखना है। अस्थमा इज़ ए क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन वेयर द एयर वे इन द लंग बिकम इन्फ्लेम एंड नैरो। क्या है अस्थमा? अस्थमा एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन है जहाँ पर क्या होता है, जो लंग है मीन्स जो आपकी नली है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है और जो वहाँ पे ब्रोंकियल ट्यूब होता है वो नैरो हो जाती है। नैरो होने की वजह से क्या होता है कि सांस लेने में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब देखिए क्या है, इट कॉज बाई वेरियस फैक्टर्स सच एज एलर्जेन, इरिटेंट एंड एक्सरसाइज। मीन्स यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ही आपको अस्थमा देखने को मिल जाता है। मीन्स अस्थमा में क्या होता है, जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो आपकी ब्रोंकियल ट्यूब है, वहाँ पे क्या हो जाती है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है और इन्फ्लामेशन की वजह से वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही आपको प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू सो मच।